देख महिमा, तो ये बात किसी को मत बताना। सुधा मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर चिरौरी सी कर रही थी। मेरी इतनी बात मान लेना। मेरा मुंह उतर गया। क्या रे सुधा, तू तो मेरा दिमाग ही खराब कर रही है। मैं तो तेरी दी ये साड़ी पहनकर दुनिया भर में मटकती फिरती हूँ कि देखो देखो सब लोग, मेरी प्यारी सहेली सुधा ने कितनी सुंदर साड़ी दी है, और तू कह रही है कि किसी को मत बताना। तू मेरा नाम मत बताना बस। वाह, ये तो कोई भी पूछेगा कि इतनी सुंदर साड़ी किस सहेली ने दी है, किस खुशी में दी। तू तो जानती है रे कितनी मुसीबत हो जाएगी मेरी। जिंदगी भर मुसीबत ही तो रही है तेरी तो। मेरा मन सच में खराब हो गया। असल में मुझे याद आ गया, 36 बरस पहले भी सुधा ने मुझे साड़ी दी थी, ऐसे ही छिपाकर। ऐसे ही कहा था कि किसी को मत बताना। मौका था इसकी पहली संतान बेटे के जन्म का। सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी, ढेर सारे रिश्तेदारी और मेहमानों से भरा घर। पूरे घर में उत्साह की धूम। वह मुझे अपने कमरे में ले गई थी। अपनी अलमारी खोलकर एक साड़ी निकालकर मुझे पकड़ाते हुए बोली, जल्दी से इसे अपने बैग के भीतर डाल दे। अपने रुपयों से खरीद कर लाई हूँ। लाल रंग तुझ पर बहुत खिलता है, जरूर पहनना इसे। तेरे पास पैसा ही कितना बचता है सुधा? सारी सैलरी तो तू अपनी सासू माँ को देती है। अगर साड़ी देने का मन इतना ही था तो आज तोहफे में तुझे ढेरों साड़ियाँ मिली हैं, उन्हीं में से कोई मुझे दे देती। वे सब साड़ियाँ तोहफे तो सासू माँ को मिले हैं। बेटा तेरा हुआ है, लोगों ने तोहफे तुझे दिए हैं। और आज आज गृह प्रवेश का शुभ अवसर, उसी बेटे ने बनवाया है शानदार घर। घर क्या कहें, शानदार शाही बंगला है। जाने कहां कहां से ढूंढ ढूंढ कर लाया है एक से एक बेशकीमती साजो सामान। अंदर से बाहर हर ओर जगमगाते टाइल्स वाले फर्श, चमकती दीवारें, सामने अहाते में रंग बिरंगे फूलों से महकता गार्डन, पोर्टिको में खड़ी नई नवेली चमचमाती कार, बाजू में 2 दमदार दोपहिया वाहन, दोनों पति पत्नी के, रौबदार कुत्ता, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य। और मुझे याद आ रहा है सुधा का वो छोटा सा घर, ससुराल का संयुक्त परिवार वाला घर। छूटने के बाद पति की नौकरी में जब सुधा घर बसाने आई थी तो उसे यही घर मिला था। 2 छोटे छोटे कमरे, एक छोटा सा किचन, छोटा सा बरामदा, उसी से लगाया निहायत छोटा सा बाथरूम, टॉयलेट। बर्तन मांजने की जगह नहीं थी, ना ही कपड़े सुखाने की। हम सभी सहेलियों के वे दिन बड़ी भागदौड़ वाले थे। अपनी अपनी गृहस्थी से किसी तरह समय निकालकर 2-4 बार गई थी मैं सुधा के घर। एकदम अगबगा गई थी। इतने बड़े घर की लड़की कैसे रहती है इस दरबे जैसे छोटे से फ्लैट में? मगर वह तो खुश नजर आती। तड़के सुबह से रात गए, फुर्सत ही नहीं उसे तो। मुंह अंधेरे ही अपने नित्य कम से निबट नाश्ता तैयार करना, चाय बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, पति की तैयारी में मदद करना, रुमाल, पेन, डायरी रखना, सबके बैग में टिफिन रखना, सबसे अंत में अपने पर्स में टिफिन बॉक्स डाल मामूली सी ड्रेस पहनकर चप्पल फटकारती स्कूल भागना। शाम ढेर सारी कॉपियों व सब्जी भाजी के थैलों से लंदी फदी जल्दी जल्दी घर लौटना। पति बच्चे सब उसका ही इंतजार करते बार बार दरवाजे पर आ रहे हैं, बाहर निकलकर ताक रहे हैं। उसकी छाती खुशी से भर जाती। बच्चों को छाती से लगा झट से काम में जुट जाती। चाय नाश्ता खाना, बीच बीच में बर्तन साफ करना, पोछा लगाते जाना, जिस पर सबकी अलग अलग फरमाइशें। किसी को पकौड़े चाहिए, किसी को सैंडविच, सबकी फरमाइशें पूरी करती, सुख सागर में मगन। ऐसे में कभी कोई सहेली या कोई रिश्तेदार मेहमान आ जाए तो क्या पूछना, पति उसके भारी मजाकियां छका डालते अपने मजाकों से सबको। नहले पर दहले भी पड़ते उन पर। वह देख देख कर विभोर होती। गृहस्थी का आनंददायक सुख, सुखों से भरे दिन बीतते गए। बच्चे बड़े होते गए, स्कूल कॉलेज नौकरी चाकरी काम धंधे शादी ब्याह निबटते गए, नाती पोती भी आते गए। व्यस्तताओं के इस दौर में हमारा संपर्क लंबे अरसे तक नहीं हो पाया। सालों बाद उसे अपने ही शहर में अपने ही दरवाजे पर देखकर मेरी तो जैसे चीख ही निकल गई। भरपूर गले मिलकर हम रो लिए। आंसू पोंछकर मैं ही पूछने लगी, अरे सुधा कैसे आ गई तू अचानक यहाँ? महिमा, मैं तो पिछले कई महीनों से यहाँ हूँ, तेरा घर ही नहीं ढूंढ पा रही थी। मेरा घर नहीं ढूंढ पा रही थी? तेरा तो बचपन ही इन्हीं गलियों में बीता है। इसी सामने वाले घर में तो रहते थे तुम लोग। महिमा, वह घर तो मेरे नाना जी का था ना। शुरू में हम लोग नाना जी के घर में ही रहते थे। बाद में पिताजी भी नौकरी के साथ जगह बदलते रहे। नाना जी की मृत्यु के बाद यह घर बेच दिया गया। हमारा यहाँ आना भी छूट गया। 1-2 बार तुम्हारे ही घर के शादी ब्याह के कार्यक्रम में आए थे तो तुम्हारे ही घर ठहरे थे। अब तो पूरी गली ही बदल गई है। इमारत ही इमारत नजर आती है। पूरा शहर ही बदल गया है। मुझे तो अपनी गली ही समझ में नहीं आ रही थी। एक बुजुर्ग सज्जन से तेरे पिताजी का नाम लेकर पूछा तो वे बेचारे तेरे दरवाजे तक पहुंचा गए। यह भी बता गए कि ये घर तो एक अरसे से सुना पड़ा था, अब उनकी बेटी महिमा आकर रहने लगी है। अच्छा किया जो तू पति का साथ छूटने के बाद यहाँ आ गई। पिता के उजाड़ सूने घर में दिया जला दिया तूने तो। मगर यहाँ पुरानी यादें तो सताती होंगी। हाँ वो तो है, मगर तू बता रही थी कि तू पिछले कई महीने से यहाँ है, कहाँ ठहरी है? अरे मीरा रोड पर एक फ्लैट किराए पर लिया है। मेरा बेटा अब उसी तरफ मकान भी बनवा रहा है। मकान बनवा रहा है इस शहर में? क्यों? बहू प्रिया की यही स्कूल में सरकारी नौकरी हो गई है। और बेटा प्रशांत का काम तो भागम भाग का है। प्रिया यही रहेगी, वह आता जाता रहेगा। ये सोचकर यही घर बनवा रहा है। करता क्या है प्रशांत? कंप्यूटर से संबंधित कुछ काम करता है। मैं आजकल के काम धंधे ठीक से समझती नहीं। महीने में 20 दिन तो टूर पर रहता है, कभी मुंबई तो कभी दिल्ली तो कभी बैंगलोर, जाने कहाँ कहाँ। घर आता है तो इतना थका रहता है कि मुझसे तो 2 बोल भी नहीं बतिया पाता। अब घर बनाने में भिड़ गया है तो और दम मारने की फुर्सत नहीं। फिर वह मेरे घर अक्सर ही आने लगी।
हम बातें करते रहे, बचपन की, कॉलेज के दिनों की, अपनी अपनी गृहस्थी की। उसके पति राजीव रिटायरमेंट के बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे। बताने लगी, कह गए थे कि उनकी रिटायरमेंट का पैसा दोनों बेटियों में बांट दिया जाए, मगर प्रशांत ने उन पैसों से घर के लिए प्लॉट खरीद लिया। कह दिया कि बहनों को बाद में कमा कर दे देगा सारा पैसा। युद्ध स्तर पर चल रहा है घर का काम, सारा पैसा उसी में झोंक रहा है। मुझसे साफ साफ कह दिया, माँ घर का खर्च तो अब तुम्हें ही चलाना है माँ। वह नहीं कहता तो भी मैं करती ही थी अपनी खुशी से। महीने भर का राशन, साग सब्जियां, बच्चों की फरमाइशें, अभी तो पूरी पेंशन इसी सब में जा रही है। और प्रिया का पैसा, बाप रे, मैं उन पैसों के बारे में मुंह से नहीं बोल सकती। जाने क्या सोचकर बेटे ने जमीन का प्लॉट भी उसी के नाम लिया है, सोचा होगा कुछ। और मैं गृह प्रवेश पर उसके घर गई तो हैरान रह गई। ये तो राजा महाराजाओं का शाही बंगला लगता है, आखिर इतना रुपया इसके पास आया कहाँ से। मगर वह गदगद थी, बोली, बच्चा मेरा जिंदगी भर छोटे से दरबे में रहा है ना, सो अपने सपनों का महल बनाया है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आज मेरा मन बहुत हो रहा है कि तुझे तेरी पसंद की साड़ी पहनाऊं। मैंने फिर वही बात कही कि तेरा इतना ही मन है तो जो इतनी साड़ियां तोहफे में आई हैं, मैं उन्हीं में से एक पसंद कर लेती हूँ। वे सब तो प्रिया को तोहफे में मिली है, घर बहू का है। मैं तुझे अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, अपने पैसों से। अगली शाम वह मुझे जिद करके साड़ी की दुकान ले गई। उसका मन रखने के लिए मैंने एक साड़ी पसंद कर ली। अब वह कहने लगी कि किसी को बताना मत। उसकी इस बात से मेरा मन फिर खराब हो गया। इधर जब से वह वहाँ आई थी, उसकी हालत देखकर मेरा मन दुखी हो जाता था। उसका घर मेरे घर से काफी दूर था, उस तरफ रिक्शा या कोई सवारी मिलती ही ना थी। घर में 2 पहिया वाहन 2 थे और एक नई नवेली कार थी, मगर वह मेरे घर पैदल ही आती। पोते पोती और प्रिया के स्कूल से लौटने के बाद उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। बुढ़ापे पर पहुंचा उसका जर्जर शरीर मेरे घर पहुंचते ही पस्त पड़ जाती। मेरे घर में बैठे बैठे घंटों हो जाते, ना कोई उसे लेने आता, ना खोज खबर लेता। प्रशांत घर में हो तब भी नहीं, उल्टे माँ को ताने मारा करता, तुम ही दौड़ दौड़ कर सहेली के घर जाती हो, तुम्हारी सहेली तो कभी दर्शन ही नहीं देती। मुझे सच में उनके घर जाना अच्छा न लगता। मेरे जाते ही उसके पोते पोती अपना वीडियो में गेम छोड़कर आकर जम जाते दादी के कमरे में, कान लगाए सुनते रहते हमारी बातें। बच्चों की आंखों में कहीं भी बाल सुलभ मासूम भाव नहीं, अजीब उपेक्षा और हिकारत भरा भाव होता। दादी के कंधे पर चढ़ रहे हैं, दादी चलो हमको होमवर्क करवाओ। दादी की हिम्मत नहीं कि झिड़क सके, जाओ बाहर खेलो। उनके शातिरपने का किस्सा भी सुन चुकी हूँ मैं। कुछ दिनों पहले सहेली की छोटी बेटी की लड़की हुई थी। मैं घर आई तो बोली, बच्ची की छठी में जाना है, छोटी सी सोने की चेन देने का मन है, किसी अच्छे ज्वेलर की दुकान से दिलवा दे। मैं उसे अपने परिचित ज्वेलर की दुकान में ले गई। उसने एक चेन पसंद की, मगर जैसा लॉकेट वो चाहती थी वैसा दुकान में था नहीं। दुकानदार ने कहा 4 दिनों में वो लॉकेट बनाकर दे देगा। 4 दिनों बाद वो दुकान में गई, अकेले ही लॉकेट लिया, घर लौटी। बेटा बहू बच्चे सामने गार्डन में ही कुर्सियां डाले बैठे थे। प्रशांत बोला, कहाँ गई थी माँ? उसने मेरा नाम बता दिया। 11 वर्षीय पोता आंखें तरेड़ कर बोला, इतना झूठ क्यों बोलती हो दादी, तुम तो ज्वेलर की दुकान से लॉकेट लेकर आ रही हो। सुधा का चेहरा फक पड़ गया था। कैसे कह रहा है तू ये? मैं गया था ना तुम्हारे पीछे पीछे, जब तुम लॉकेट पसंद कर रही थी, मैं तुम्हारे तो पीछे बैठा था सोफे पर। सारा किस्सा सुनकर मैं हैरान रह गई। उस लड़के को ये कैसे पता चला कि तू ज्वेलर की दुकान जा रही है? मैं मोबाइल पर ज्वेलर से पूछ रही थी, क्या लॉकेट बनकर आ गया? लड़के ने सुन लिया होगा, उसने माँ को बताया होगा और माँ ने बेटे को मेरे पीछे लगा दिया होगा। ये मोबाइल का किस्सा भी अजीब है। वह अपने जमाने की अच्छी पढ़ी लिखी टीचर, मगर अब जैसे एकदम पिछड़ी हुई बेवकूफ गवार। मोबाइल में फोन करना तक नहीं आता था उसे। जब मैं उससे कहूँ तू इतनी दूर से मेरे घर आती है पैदल, तो मुझे फोन कर दिया कर ताकि मैं घर पर ही रहूं, तो बोली मुझे तो फोन करना ही नहीं आता, बड़ी बेटी अपना पुराना मोबाइल छोड़ गई है जिससे मैं किसी का फोन आए तो बात कर लेती हूँ बस। फोन करना उसे किसी ने नहीं सिखाया, न बेटे ने, न बेटी ने, न उन नाती पोतों ने जिनकी मोबाइल पर महारत देख देख कर वह चमत्कृत होती रहती है। मैंने उसे फोन करना, रिचार्ज करना सब सिखा दिया। वह गदगद होने लगी। तूने मुझ पर बड़ी कृपा की, अब मैं खुद भी अपनी बेटियों से बात कर सकती हूँ। वह अब जब भी फोन करे, पोता पोती कहीं भी हो, आकर डट जाते। उसके पोता पोती के सामने तो बात करना भी मुश्किल, सो मैं ऐसे समय उसके घर जाती जब उसके बच्चे प्रिया सब स्कूल में हो। शहर से दूर उस अकेले शाही बंगले में वो अकेली और उनका भयानक कुत्ता। गेट पर मुझे देखते ही उनका भयानक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता। वह पगली सी गेट पर आती और मुझे बाहों में भरकर अंदर ले जाती। मैं कहती शांति से बैठकर गपशप कर, मगर वह पगलाई सी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगती। कभी हलवा पकौड़े चीले जो सूझता वही, फिर बार बार कहने लगती, खाना रे गरम गरम है, देख मैं नाश्ता भूली तो नहीं हूँ। चाय नाश्ता खत्म होते ही फौरन सारे बर्तन मार्च धोकर किचन में पहले जैसे सजाकर अपार संतुष्टि से बैठ जाती। मेरा मन और दुखी होने लगता। याद आ जाता, ठीक ऐसा ही वह तब भी करती थी जब अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। हम उससे मिलने गए और अगर सासू माँ घर में ना हो तो उसकी चपलता देखते ही बनती थी। फटाफट नाश्ता तैयार कर लेती, जल्दी जल्दी खाने के लिए चिरौरी करने लगती। खाना खत्म होते ही बर्तन मांज धोकर सजा कर रख देती। तब सासू माँ का आतंक था, अब प्रिया बहू का, तब ननद देवर की जासूसी, अब पोते पोती की। आतंक से अंदर ही अंदर आक्रांत, मगर उन्हीं लोगों की सेवा में तत्पर मगन। अजब समानता दिखती मुझे 36 साल पहले देखी उस सास में और अब शानदार
कपड़ों में सजी, काला चश्मा लगाए, खुले केश उड़ाती, धड़ल्ले से बाइक दौड़ाती हुई इस आधुनिक प्रिया बहू में पहले सास का चेहरा हमेशा चढ़ा ही दिखता, सुधा हमेशा मिमियाती ही दिखती। अब बहू का चेहरा हमेशा चढ़ा ही दिखता, अब भी सुधा मिमियाती ही दिखती। सब कुछ जानते समझते हुए भी इधर शायद मुझसे ही कुछ बेवकूफी हो गई। हुआ ये कि मेरे घर अचानक हमारी कुछ पुरानी सहेलियां आ गई। मैंने उसे फोन किया कि तुम मिलने आ सकती है क्या। वह एकदम तड़प गई। घर में कोई नहीं है, प्रिया और बच्चे स्कूल में, प्रशांत बेटा टूर पर, घर सूना छोड़कर कैसे आऊं। मैं सहेलियों को लेकर उसके घर ही पहुंच गई। हमें देखते ही वो हमारी खुशी के बेहाल। खूब गले मिलना, रोना धोना हुआ। सबको अपने कमरे में बिठाकर वह दौड़ी किचन की ओर। सहेलियां चिल्लाई, बैठ न रे, बोल बतिया, नाश्ता बनाने में समय बर्बाद मत कर, कितनी मुश्किल से तो हम लोग आए हैं। वह बैठ गई। 2:30 बजते बजते बच्चे भी आ गए। वो बच्चों को खाना देने के लिए रसोई घर को दौड़ी। हम आपस में बतियाने लगी। काफी देर हो गई। हार कर मैं किचन में गई तो देखा उसने बच्चों के लिए ताजा चावल बनाया था और अब रोटियां सेक रही थी। नवाबजादे बच्चे डब्बे में रखी सुबह की रोटी नहीं खा सकते थे। सहेलियों को देखकर और चिढ़ गए। दादी, ये कैसी रोटियां दे रही हो, फूली फूली दो। मेरे मुंह से निकल गया, ताजी रोटियां हैं, चुपचाप खाओ। उसने फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बच्चों को पुचकारने लगी, लो बेटा, आज दादी को माफ कर दो, कर दोगे ना। बच्चों को खिलाकर जैसे ही उसने चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ाया, मैंने मना कर दिया। सहेलियां जल्दी मचा रही थी। अब चाय बनाने में समय बर्बाद मत कर। मन मारकर वह सहेलियों के बीच आकर बैठ गई। बातचीत में अब वह रस नहीं आ रहा था। मन ही मन सबको कुछ कचोट रहा था। सहेलियों को, उसकी हालत और उसे सहेलियों का ठीक से स्वागत न कर पाने की व्यवस्था। तो इस पर दोनों शातिर जासूस हमारे ही बीच आकर खड़े हो गए। दादी, मेरा रैकेट कहाँ है, मेरा कलर बॉक्स कहाँ है। तभी प्रिया भी आ गई। तीखी नजरों से सास के कमरे को देखती बाथरूम की ओर चली गई। वहां से लौटी तो उसके ट्यूशन वाले बच्चे आ गए। ट्यूशन पढ़ाना यानी पैसे बनाना। बच्चों को देखते ही वह सामने हॉल रूम में ही पढ़ाने बैठ गई। सुधा की स्थिति अतिथियों के बीच अत्यंत दयनीय। आती हूँ कहकर गई और शायद प्रिया से चिरौरी की कि मेरी कुछ सहेलियां आ गई हैं, कुछ चाय नाश्ता बना दो। प्रिया तमतमाती हुई किचन की ओर जाती दिखी। काफी देर हो गई मगर न चाय आई न नाश्ता। वह इतनी देर से सहेलियों को चाय नाश्ते के लिए रोके हुए थी। हार कर वह किचन की ओर गई, उसके पीछे मैं भी। प्रिया ने एक भारी भरकम भगोने में कनस्तर का सारा बेसन उड़ेलकर घोल बना लिया था और तेवर में तनी धड़ाधड़ पकौड़े छाने जा रही थी और बड़ी सी परात में पकौड़ों का पहाड़ लगा हुआ था। दुख और क्षोभ में भरी सुधा कुछ पल खामोश खड़ी देखती रही। आंखों में पानी उतर आया। आंखें पोंछकर प्लेटों में पकौड़े डाले, चटनी निकाली, ले जाकर सहेलियों को परोसा और हाथ जोड़कर आग्रह किया, यही स्वागत कर पा रही हूँ तुम लोगों का। फिर किचन में जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कृपा करके अब बनाना बंद कर दो प्रिया, माफी चाहती हूँ, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। सहेलियां तो दुखी मन से उसकी चर्चा करते हुए शाम की ट्रेन से चली गई अपने अपने शहर, पर मैं परेशान ही रही। अगली शाम को वो खुद आ गई मेरे घर, वैसे ही जर्जर शरीर ढोते हाफते हाफते। बोली, बच्चे स्कूल से आ गए, प्रिया भी, तब आप आई हूँ, चाय पिला। मैंने जल्दी से चाय बनाई। नाश्ता बनाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई कि वह बोली, बनाना छोड़, घर में कुछ हो तो वही दे दे। मुझे संकोच हुआ। सवेरे मेथी के पराठे बनाए थे, जल्दी काम निपटाने के चक्कर में आखिरी लोइयों को मसल कर 2 मोटे मोटे पराठे बना लिए थे। वही है, तो 2 मिनट रुक ना, मैं बढ़िया सा कुछ बनाती हूँ। एकदम अधीर सी वह कहने लगी, मुझे मेथी के पराठे ही अच्छे लगते हैं, तू दे तो सही। उसकी बेताबी देख मैंने वही मोटे मोटे पराठे परोस दिए। चटनी थी। वह धड़ल्ले से खाने लगी। खाकर चाय पीने लगी तो मैंने पूछा, सुधा तू भूखी थी क्या। उसकी आंखों में पानी उतर आया। बोली, हाँ। हो क्या गया। उसका गला भर आया। कुछ रुक कर बोली, कांड ही हो गया था। मेरे हाथ जोड़कर माफी मांगने के बाद प्रिया अपने कमरे में जाकर मुंह लपेटकर औधे मुंह बिस्तर पर पड़ गई। मैंने जाकर किचन समेटा, बचे हुए ढेर सारे घोल में से कुछ फ्रिज में रखा तो बाकी काम वाली को दे दिया। पकौड़ों में से कुछ रखा, बाकी काम वाली को दिया। रात का खाना बनाकर बच्चों को खिलाया। उसे खाने के लिए बुलाया तो भड़क गई। मुझे चैन से जीने देना है कि नहीं। नम्रता का आवरण ओढ़े मुझे टॉर्चर करती रहती है धूर्त बुढ़िया। मैं भी पगला गई। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? मौत आएगी तभी ना मरूंगी। अपनी दयनीय व्यवस्था पर मैं रोती जाऊं और लड़ती जाऊं, वह भी रोती जाए और लड़ती जाए। उसका मुख्य आरोप था कि मैं पाखंडी हूँ, अपने को महान समझती हूँ और उसे हमेशा नीचा दिखाने के चक्कर में रहती हूँ। दुख से मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर में रोती पड़ी रही। रात भर नींद नहीं आई। मुझसे कहाँ गलती होती है यही समझ में नहीं आया। आधी रात के करीब बेटा आया, सीधे अपने कमरे में गया। मैं सहमी सटकी आहट लेती रही, क्या खाना परोसने जाऊं? मगर कुछ देर बाद बेटा खुद कमरे में आ गया। बोला, माँ तुम लोग मुझे जीने दोगी कि नहीं? मैंने तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि उसमें सहन शक्ति नहीं है, उसे डिस्टर्ब मत किया करो। वो भूखी प्यासी स्कूल से आई कि बाहर से बच्चे चले आए, किसी तरह बच्चों को पढ़ा रही थी कि तुमने अपने सहेलियों के लिए नाश्ता बनाने का ऑर्डर सुना दिया। माँ आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम हमको छोड़कर तो रह नहीं सकती, तो खुद जाती हो। तुम समय से पिछड़ चुकी हो, तुम्हें तो एटीएम से पैसे निकालना तक नहीं आता। तुझे एटीएम से पैसा निकालना नहीं आता सुधा? मैं हैरान हो गई। मैं कभी गई ही नहीं। तेरे जीजा जी के बाद से बैंक वगैरह के सारे कागजात प्रशांत के पास ही रहते हैं, मुझसे तो सिर्फ दस्तखत लेता रहता है। एटीएम से पैसा निकाल कर वही देता रहा है, वह ना हो तो प्रिया बहू ला देती है। तुझे पता है वे कितना निकालते हैं और तुझे कितनी पेंशन मिलती है? वे मेरे हाथ में वही रकम थमा देते हैं जो मुझे शुरू में मिलती थी।
मैं सिर पकड़कर बैठ गई। बोली, वह सब मैं तुझे सिखा दूंगी, मगर ये बता, क्या तू इनको छोड़कर कहीं अलग सच में नहीं रह सकती? फायदा क्या है? यहाँ मैं बेटे की सूरत तो देख सकती हूँ, पोते पोती से बोल बतिया तो लेती हूँ। मैं जानती हूँ ये लोग मुझे बेवकूफ, गवार और अवांछित प्राणी समझकर अपमानित करते रहते हैं। कुत्ता भी इनका अपना है, दुलारा है, मगर मैं नहीं। मैं क्या करूँ? मुझ में इनके लिए प्रेम उमड़ता है, फिर बीच बीच में बेटियां भी आ जाती हैं, दामाद और बच्चे भी। मेरी छाती भर आती है, बेहद सुख लगता है। कभी देवर, जेठ, भतीजे भतीजी वगैरह भी आ जाते हैं। प्रिया बहू अपने मायके वालों के अलावा किसी का आना पसंद नहीं करती, कई बार अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। मगर ये लोग बहुत समझदार हैं, उसके कमरे में जाकर खुद ही बोल बतिया लेते हैं। बेटियां तो अक्सर भाभी के लिए तोहफे लेकर आती हैं। भरे पूरे मायके में आने से उनका भी तो ससुराल में मान बढ़ता है। इन्हीं सबसे इस परिवार की प्रतिष्ठा बनी हुई है। बहू को तो परिवार के मान सम्मान की समझ नहीं है, शायद आजकल की अधिकतर युवतियों को ही नहीं है। अपना पति, अपने बच्चे, अपनी शान शौकत से भरी जिंदगी, अपना अधिकार, अपनी सत्ता, इन सबके लिए चाहिए पैसा। बटोर सको तो बटोरो, इसी में चौंधी आई हुई है। प्रतिष्ठा की फिक्र तो हम जैसों को होती है। सच तो ये है, मुझे जितना प्रेम अपने बेटे बेटी नाती पोते से है, उतना ही परिवार के मान सम्मान से है, बल्कि कुछ ज्यादा ही है। अपने जीते जी तो मैं इसका मान सम्मान को बचाए ही रखूंगी। उसकी आंखों में पानी उतर आया था। जाने मेरी मौत के बाद इस परिवार के मान सम्मान का क्या होगा? परिवार की प्रतिष्ठा अच्छे से जानती हूँ कि यह तो उसकी घुट्टी में रही है। याद आया, कॉलेज के दूसरे साल में थी कि वह पड़ोस से एक लड़के से प्रेम कर बैठी थी। लड़का एमए का छात्र था। यह कुछ कुछ पूछने उसके पास जाती थी। अंदर ही अंदर प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा था, मगर बातें हो पाती से पढ़ाई की। मुझसे कहने लगी, तू उससे पूछना क्या वो मुझे चाहता है। लड़का पहले ही मुझे अपने जज्बात बता चुका था। मैं बोली, अगर वह हाँ में जवाब दे तो क्या तू उससे शादी कर सकेगी? वह एकदम खामोश हो गई। फिर बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वह दूसरी बिरादरी का है। पिताजी को बहुत दुख होगा, समाज में हमारे परिवार की बदनामी होगी। उसकी आंखें छलछलाने लगी थी। आगे बोली, मैं इस दारुण दुख को चुपचाप पी लूंगी, मगर परिवार की प्रतिष्ठा कलंकित नहीं कर सकती। और आज भी उसकी आंखों में पानी छलछला आया था। जाने मेरी मौत के बाद इस परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा। भीगे आंखों से देखती रह गई मैं, परिवार की प्रतिष्ठा का भारी बोझ उठाए उस जर्जर अंतिम स्तंभ को। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।